तो 2024 की जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब हमारे साथ हैं बीजेपी के एक बड़े नेता, मैं इनको ट्रबल शूटर भी कह सकता हूं, बहुत स्पष्ट कम शब्दों में एकदम स्ट्रेट बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, स्वागत है आपका। आपका स्वागत, धन्यवाद। बहुत बिजी शेड्यूल है, उसके लिए आपने उसमें भी हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात बताइए, चुनाव शुरू होने से पहले, वोटिंग शुरू होने से पहले जो आकलन था, क्या अभी भी वही आकलन है? कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को और एनडीए को? मुझे लगता है दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे मोदी जी के दौरे देश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिल रही है। जैसे जैसे हम अपने 10 वर्ष की उपलब्धियों को और जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अगले 5 साल का रोड मैप बता रहे हैं, तो लोगों में एक और विश्वास पैदा हो रहा है, आएंगे तो मोदी ही। लेकिन राहुल गांधी, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बोलते हैं कि 3-4 दिन पहले तक मुझे लग रहा था कि बीजेपी को 180 सीटें मिलेंगी, अब 150 ही मिलेंगी। राहुल गांधी जी ने 2014 में क्या कहा था, 2019 में क्या कहा? आज कांग्रेस 40 सीट के लिए संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाने की तैयारी कर रही है। यूपी के लड़के 7 साल बाद फिर से एक मंच पर एक साथ आए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? जो 7 साल पहले किया था उससे नीचे ही जाएंगे, उससे ऊपर उभर कर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। ये मजबूरी में एक साथ आते हैं, चुनाव पूरे होने के बाद एक दूसरे की आलोचना करते हैं और फिर कभी ना मिलने की बातें करते हैं। लेकिन आज मजबूरी फिर बनी, लेकिन न नेता एक, न नीति एक, और नीयत में खोट भी। ये देखिए इनकी हालत क्या है। ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ रही, केजरीवाल जी पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, वहाँ राहुल गांधी जी एसडीपीआई, पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन अपना चुनाव वायनाड में लड़ने के लिए ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इनकी हालत ये हो गई, जहाँ कांग्रेस ने कई सालों तक चुनाव लड़े बड़े दल के रूप में भी, आज एक तरह से पलायन हो चुका है कांग्रेस का। लेकिन 0 + 0 0 ही होता है। अखिलेश जी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दिन में देखो या रात को। कहने से अगर ये सब हो जाता तो क्या बात थी। हमने सोच, ईमानदार, काम दमदार करके दिखाया है। अपराधियों का, दंगइयों का, भ्रष्टाचारियों का सफाया करके दिखाया है। अपने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास जमीन पे करके दिखाया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है जो भारत को आगे ले जा रही है। एक और गरीब कल्याण, 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। दूसरी ओर भ्रष्टाचार मुक्त शासन और 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। तीसरा, सरहद सीमाओं को और सुरक्षित बनाया, सेना को सशक्त किया और देश में ही रक्षा उत्पादन के नए रिकॉर्ड किए। चौथा, जहां आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे सबसे बड़े आयात करने वाले थे मोबाइल के हम 7 साल पहले। आज दुनिया के दूसरे बड़े निर्माता बने हैं। 90% खिलौने बाहर से आते थे, आज 85% एक्सपोर्ट करने पे लगे हैं। $5 बिलियन मरीन एक्सपोर्ट था, आज $9 बिलियन हो गया। मोबाइल 3 गुना एक्सपोर्ट हो गया। 4 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग देश में। केवल एप्पल कंपनी एक का 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का उत्पादन है। 1.5 लाख लोगों को रोजगार है। अब सोचिए उनके बाकी प्रोडक्ट आएंगे फ़ोन के साथ साथ तो कहाँ पहुँच जाएंगे। यही नहीं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 3, दूध अनाज उत्पादन में नंबर 1। ये मेरे बढ़ते भारत के कदम है। ये 10 वर्षों में जो मजबूत नींव भारत की रखी है, अब इस पे बुलंद और विकसित भारत बनाना है। जब हम बात करते हैं 400 पार की, तो एक बहुत बड़ा फोकस आता है दक्षिण भारत पर, क्योंकि गेंस कहाँ पर आएंगे? अगर गेंस की बात की जाए तो दक्षिण भारत एक एरिया है। लेकिन जितने भी अभी तक ओपिनियन पोल्स आए उसमें वो टर्न अराउंड नहीं है। वोट शेयर तो बढ़ता दिख रहा है, लेकिन सीट्स में वो टर्न अराउंड नहीं है। दक्षिण भारत में आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया भर में इतनी बड़ी है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, आज दुनिया की उम्मीद के रूप में मोदी जी की ओर देखती है, तो भारत का कोई भी कोना हो, मोदी जी का वहाँ पे जाना इतनी बार हुआ है,
मोदी सरकार की योजना इतनी पहुंची है, विकास देश का चहुमुखी हुआ है। और दक्षिण भारत में विशेष तौर पर तमिलनाडु में तो काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, एफडीआईस हो, नेशनल हाईवेज हो, या फिर हमारे रेल से लेकर रोड प्रोजेक्ट, बाकी सब करने का काम किया, पोर्ट हो, मोदी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात, विरासत, सेंगोल की स्थापना, सेंगोल को लगाना, जब नया संसद भवन बना तब भी तमिलनाडु के लोगों को लगा कि ये मोदी है जिन्होंने करके दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अगर अनुष्ठान 11 दिन किया तो उसमें सबसे ज़्यादा समय दक्षिण भारत में बिताया, मंदिरों में गए। और यही नहीं, सनातन धर्म को कुचलने की बात जब डीएमके के सांसद करते हैं, नेता करते हैं, तो लोग उसको अच्छा नहीं लेते। राम मंदिर के लाइव प्रसारण को रोक दिया जाता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, वो डीएमके के खिलाफ अगर कोई ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में, कोई ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर कर आए तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा वोट शेयर भी बढ़ेगा, हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। आज आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, आप दक्षिण भारत में हमारी पहले से बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, इसीलिए हम 400 पार भी करके दिखाएंगे। आपने नफरत की राजनीति का जिक्र किया। रामनवमी अभी अभी गई है, फिर से बंगाल में कई जगह दंगे हुए। ममता बनर्जी 2 दिन पहले तक कह रही हैं कि दंगे हो सकते हैं, माथा ठंडा रखना, और फिर से दंगे हो गए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिनकी सरकार में संरक्षण मिलता है दंगाइयों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, उनकी सरकार में आप क्या सोचेंगे? संदेश खली का संदेश देश की गली गली में गया। जो महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार हुआ, अपराध हुआ, लेकिन एक मुख्यमंत्री चुप बैठी रही, संरक्षण देती रही। जो भ्रष्ट इनके नेता जो नौकरी के बदले नकद लेते थे, करोड़ों रुपए का नकद पकड़ा गया, तो उनके संरक्षण में आती रही, उनके बचाव में आती रही। एक नहीं, अनेक भ्रष्टाचार, कोल से लेके बाकी जो चिट फंड से लेके बाकी सब इनकी सरकार में हो। आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? जब बात आती है दुर्गा पूजा की या इसकी रामनवमी की, किसी भी तरह की, तो हिंदू अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? क्या कारण है? क्योंकि मुख्यमंत्री ही ऐसी भाषा का प्रयोग करती है, भय पैदा करती है। लेकिन वो ये कह रही हैं कि बीजेपी ने जानबूझ के अधिकारियों के ट्रांसफर करवाए और ये बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने ये काम किया। देखिए, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और 3-4 साल लगातार हमें देखते होंगे कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कभी एक जगह, कभी दूसरी, कभी तीसरी जगह, और पहले से तैयारी रहती है। पत्थर छतों पर रहते हैं, आगजनी करने की तैयारी रहती है। ये दिल्ली से लेके पश्चिम बंगाल तक ये एक तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे भी यही हालत थी। क्यों? क्या वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर जाएगा विपक्ष कि कभी सनातन को कुचलने की बात करोगे, कभी हिंदू को खत्म करने की बात करोगे, कभी हिंदुओं के त्यौहार के दौरान उनके ऊपर पथराव, आगजनी और हत्याएं करोगे? अरे कितना गिरोगे वोट के लिए? देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखते हैं, सनातन को जड़ से कुचलने की बात करते हैं। अनुराग जी, लेकिन आपके पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, उनका कहना है कि ये प्रोवोकेटिव स्पीच, ममता बनर्जी का जो भड़काऊ भाषण है उसकी वजह से हुआ। क्या आप लोग इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन में तो जो पार्टी को करना होगा करेंगे, लेकिन आज देश के सामने सवाल खड़ा होता है, क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री निष्पक्ष होकर सबका साथ, सबका विकास नहीं कर सकती, सबको सुरक्षित नहीं रख सकती? क्यों महिलाएं असुरक्षित हैं? क्यों हिंदू असुरक्षित हैं? क्यों वहाँ पर जितने कंपनी निवेश करने आते हैं वो असुरक्षित हैं? क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचारियों को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है। और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी ममता बनर्जी जी खड़ी हो जाती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? चुनाव आयोग का मैंने आपसे जिक्र किया। चुनाव आयोग के ऊपर डायरेक्टली कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जिन जिन नेताओं ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे स्पीचेस दिए हैं या पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको हटवा रहा है, ना कि भड़काऊ भाषणों को। मैं बड़ा स्पष्ट करता हूँ, कांग्रेस जिसने 60 साल राज किया, आज वो हर संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अन्य एजेंसियां हो,
कारण विश्वास किस पे है कांग्रेस को? क्या इनके लिए कानून नया बनाए? इनकम टैक्स की अपनी ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते और हारते हैं मुकदमे अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी, कोर्ट में भी जाके, लेकिन कहते हैं हमारे लिए अलग से करो। भड़काऊ भाषण राहुल गांधी देते हैं, लेकिन मैं ओबीसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर जब जेल जाने की स्थिति होती है तब वो अल्टीमेटली माफ़ी मांगनी पड़ती है। आप मुझे बताइए ये किस तरह की राजनीति है? क्या इनके पास विकास के लिए या भारत के भविष्य के लिए कुछ नहीं कांग्रेस के पास? ये इंडी गठबंधन का मकसद क्या है? ये सारे भ्रष्ट एक मंच पे आके इकट्ठे हो गए, सारे सनातन विरोधी इकट्ठे हो गए, सब टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए। ये कैसी जुंडली है साहब, लेकिन जो कहती है कि देश में परमाणु हथियार को खत्म कर दो। अरे दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं और ये कहते भारत में परमाणु हथियार बंद कर दो। 10 साल इनकी सरकार रही, ना इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट दी, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी, ना हथियार खरीदे लेटेस्ट, ना ही लड़ाकू विमान खरीदे। रक्षा सौदों में दलाली ढूंढती रही, ऐसी इनकी सरकार थी। आज देश आगे बढ़ चुका है, आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। 1 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन हमने यहाँ किया है, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। देश की सरहद सीमा पर 6800 किलोमीटर की सड़कें बनाई, आज टनल्स बन रहे हैं, रेलवे लाइन पहुंच रही है, हवाई पट्टियां बन रही हैं। देश पर बाढ़, ये जो तार लग रही, कंटीली तार लग के फेंसिंग करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की सब्सिडरी बन गई है। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट करती है और चुनाव आयोग ईडी को नोटिस नहीं दे रहा है। क्या करें? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूजा आरती करें उनकी? क्या करना चाहिए? अरे भ्रष्टाचार किए 9 उनको नोटिस दिए गए। कितने व्यस्त थे अरविंद केजरीवाल जी? क्या ईडी की जांच के शामिल ही होना चाहिए था? अगर इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया, स्वास्थ्य मंत्री का 1.5 साल बाद इस्तीफा लिया, तो अपना इस्तीफा देने में क्या दर्द हो रही है? क्यों नहीं जांच में शामिल हुए? ईडी को मजबूरन 9 नोटिस देने के बाद इनके घर जाना पड़ा। जब ये जांच में फिर इन्होंने सहयोग नहीं किया, तब इनको अरेस्ट करना पड़ा और कोर्ट ने भी इनको कोई जमानत नहीं दी है। अब ये नौटंकी कर रहे हैं, मिठाई खाएंगे, आम ज़्यादा खाएंगे, सब कुछ खाएंगे ताकि शुगर लेवल बढ़ जाए, फिर बेल एप्लीकेशन अप्लाई करो। लेकिन वो कह रहे हैं अरे किस तरह के हथकंडे अपनाओगे भाई? वो कह रहे हैं कि जेल में मारने की कोशिश की जा रही है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है उनको। ऐसा है, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनके शिक्षा मंत्री जेल में, इनके जेल मंत्री जेल में, इनके उप मुख्यमंत्री जेल में। उनको कुछ हुआ? किसी को कुछ नहीं हुआ साहब। लालू जी बड़ा लंबा समय जेल में रह के आ गए। हेमंत सोरेन जी की हालत और बाकियों की देखो। ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने देश का पैसा खाया है। आज हिसाब लेने का समय आया तो दर्द से चिल्ला रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनको एक आम कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। भगवंत मान तो रो पड़े उनसे मिलने के बाद, आने के बाद। उन्होंने कहा कि शीशे के बीच में मुझसे मिलवाया गया और एक आम कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर। जेलर पूछ रहा है केजरी, वो कहता है यस जेलर, ईटिंग शुगर नो जेलर, टेलिंग लाइज नो जेलर, ओपन ए माउथ। और ये कहता है सब सच है जी। एक और आरोप यह है कि आने वाले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2-3 और नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, जिसने भ्रष्टाचार किया होगा उसके खिलाफ जांच भी होगी। अगर कहीं पे जांच एजेंसियों को लगेगा कि उनको गिरफ्तार करना जरूरी है, वो करेंगे। जहां लगता नहीं जरूरी, नहीं करते। ये तो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं और उनके ऊपर न्यायपालिका है। किसी को लगता है गलत हुआ तो वहां पे जा सकते हैं। ये लोग गए कि नहीं गए? सारे ही गए। लेकिन जब बेल मिल जाती है इनके सांसद को, तब तो ये कुछ नहीं कहते साहब। जब ईडी विरोध नहीं करती तो तब क्या होता है? जब जांच एजेंसियों की बात आती है अनुराग जी, तो ये आरोप बहुत ज्यादा विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है और बड़े मुखर तौर पर ममता जी कहती हैं कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को ट्रैम्पल डाउन करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए। मान लीजिए YSRCP है, TDP भी विपक्ष में ही था। इस तरह की अनेकों और राजनीतिक दल है, BJD से लेके अन्य भी। उनके खिलाफ क्या हुआ?
अब जिसके किसी नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा वहाँ जांच एजेंसी क्या करेगी साहब? अल्टीमेटली कोर्ट में आपको सबूत देना पड़ेगा, सबूत के लिए आपको जांच करनी पड़ेगी। अब जांच एजेंसी जांच ही नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या ख़त्म कर दें और इनको लाइसेंस दे दें भ्रष्टाचार करने का? ये तो यही चाहते हैं कि ईवीएम बंद कर दो और वापस बैलेट पेपर पे चले जाओ, हम लोग अपने ठप्पे लगाएंगे, पहले जैसे बूथ लूटते थे वैसे बूथ लूटेंगे। लेकिन अब वो नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। कांग्रेस तो यहां तक आरोप क्योंकि लगा, जनता का दिल ये जीत नहीं पाए और ये पोलिंग बूथ लूटने की तैयारी करना चाहते थे, बैलेट पेपर वापस चाहते थे। ये तो भला है सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में सुना और निर्णय दिया है। ये कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि हमारे अकाउंट इसलिए फ्रीज किए गए, राहुल गांधी जी का कहना है कि जिससे कि बराबरी का मुकाबला ना हो पाए, लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे, ये हमारे खिलाफ साजिश है। मुझे बताइए कितने राजनीतिक दल हैं देश में? कितने हैं? आज आप देश में एक आंकड़ा जरूर बताना कि कितने हजार राजनीतिक दल या कितने सौ राजनीतिक दल हैं और सबके ऊपर एक ही कानून लागू होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है इनके लिए अलग कानून बने। इनकम टैक्स इनको देना नहीं, केवल रिटर्न फाइल करनी है। इतना 60 साल राज करने वाली पार्टी रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार नहीं। एपलेट ट्रिब्यूनल गई तो इनके खिलाफ, फिर ये हाई कोर्ट गए तो इनके खिलाफ मुकदमा, तो इनके खिलाफ वर्डिक्ट आया। इनकम टैक्स ने क्या कहा कि हमें तो अपना कर चाहिए और जो कार्रवाई की हमें उस पर चाहिए। हम किसी के खाते नहीं बंद करें, हम कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये तो केवल भय भ्रम पैदा करते हैं साहब, सहानुभूति बटोरने के लिए। लेकिन जनता अब इनको जान चुकी है, सहानुभूति तो दूर, इनको वोट भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही लोग आरोप लगाते हैं कि उनके खाते फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट नेता हैं या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और बीजेपी उसको लेकर चुप हो जाती है। अब देखिए इनके सांसद के यहाँ पे कांग्रेस के 350 करोड़ रुपया मिला, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के यहाँ पे 65 करोड़ का नकद मिला। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? और अगर कोई और भी है तो उनका बहुत विस्तार में जांच होके रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की। अगर कोर्ट मानता है कि ये दोषी है तो उसको सजा है, कोर्ट मानता है दोषी नहीं तो उसको सजा नहीं है। ये कोर्ट को तय करना है। वो वेलकम है बीजेपी में। फिर मैं कह रहा हूँ कोर्ट को तय करना है। अगर कोर्ट कहती दोषी है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए, चाहे इस दल में चाहे उस दल में है, किसी को नहीं बख्शना चाहिए। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा। 10 साल में ईमानदार सरकार दी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। मोदी जी पर ना कोई 10 रुपए का आरोप लगा पाया, ना उनके किसी मंत्री के ऊपर लगा पाया है। अब एक आरोप जो सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है और चुनावी कैंपेनिंग में लगाया जा रहा है वो ये है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी, चाहे वो ममता बनर्जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, हर कोई ये कह रहा है कि अगर बीजेपी फिर से सरकार में आई तो ये संविधान बदल देंगे। मुझे एक बात बताइए, आज तक संविधान में कितने संशोधन हुए और किसने किए? 62 बार संशोधन किया कांग्रेस पार्टी ने। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक 62 बार। और राजीव गांधी जी का पुराना वीडियो चलाकर दिखाइए जहां कहते हैं मुझे संविधान बदलने की बार बार जरूरत पड़ी तो मैं बदलूंगा। और उनके पुत्र श्रीमान राहुल गांधी जी वो भी वीडियो नहीं देखते। अरे पहले अपना इतिहास तो देख लो, कांग्रेस का है क्या? इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को, जिन्होंने संविधान दिया, उनको पार्टी से निकाला, कांग्रेस से चुनाव हरवाया, अपमानित किया, प्रताड़ित किया। और ये लोग आज संविधान की बात करते जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। अरे नरेंद्र मोदी जी तो जब एमपी बने, सांसद बने, प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले संविधान पर माथा टेक कर कहा सबका साथ सबका विकास, वंचित शोषित पीड़ित का विकास करूंगा। दूसरा, उन्होंने पंचतीर्थ बनाया, बाबा साहब की जन्मस्थली, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, जन्म भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, 5 स्थानों पर, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और इंग्लैंड में। इसके अलावा संविधान दिवस 26 नवंबर को मोदी जी ने मनवाया है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस किसने छुट्टी दी? मोदी जी ने। SC ST OBC को ज़्यादा स्कॉलरशिप और अंबेडकर जी की किसने दी? मोदी जी ने दी। अरे भाई
ये क्यों भूल रहे हैं, जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछूंगा। ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि सीए एनआरसी नहीं लागू होने देंगी। आप लोग जो बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, अगर स्टेट उसमें कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? क्यों नहीं ममता बनर्जी चाहती कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन जिनको प्रताड़ित किया गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, अगर वो 2014 से पहले अपने परिवार को बचाने, अपनी जान को बचाने, बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हिंदुस्तान आए, तो उनको नागरिकता क्यों ना दें? कहाँ जाएंगे वो? माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं उन तीनों देशों में वो। और पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, इन सब ने उस समय कहा था कि पाकिस्तान ने वायदा किया है कि ये सब अल्पसंख्यक वहाँ सुरक्षित होंगे। लेकिन क्या स्थिति है साहब? 23% हिंदू थे, आज 2% रह गए पाकिस्तान में। बांग्लादेश में 23% हिंदू थे, आज 1.5-2% रह गए। कहाँ जाएंगे? किसका धर्म परिवर्तन कर दिया, किसी की बेटी को, 14-14 साल की बेटियों को उठाकर लेके ज़बरदस्ती निकाह कर दिया, कईयों की इज्जत लूट ली गई। कहाँ जाए अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए? अरे इन लोगों ने तो यही किया जम्मू कश्मीर में भी। जितने वाल्मीकि समुदाय के लोग, अनुसूचित जाति परिवार के लोग बैठे थे, उनको 70 साल तक उनके अधिकार नहीं दिए। जो पाक अधिकृत कश्मीर से आए थे उनको भी नहीं दिए, गुज्जर बकरवाल को भी नहीं दिए। ये सब मोदी सरकार ने दिया। धारा 370-35 से हटाने का काम भी हमने किया। आज कश्मीर में पथराव बंद है, अलगाववाद बंद है, आतंकवाद बंद है। केवल हो रहा है तो विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, 2 करोड़ 10 लाख पर्यटक आए, निवेश भरपूर आ रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, पहले मुरझाए हुए चेहरे नजर आते थे। अनुराग जी, आखिरी सवाल, आपके घोषणा पत्र या मैं संकल्प पत्र कहूं, उसमें आप लोगों ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र किया है। क्या अगले चुनाव 2029 तक ये हो पाएगा? देखिए, हमने जो कहा वो किया। धारा 370-35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई और सीए का कानून बनाया। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाया। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब रोपवे पहुंचाया, बौद्ध सर्किट बनाया। 4 करोड़ लोगों को, अगर मैं इसको कहूँ तो विकास भी किया, विरासत भी की। और दूसरी ओर हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य, 60 करोड़ को मुफ्त में इलाज और 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई, देश की चरमराती अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई। और जहां देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हो गए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गए। हमारे 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,86,000 किलोमीटर हो गई। 0 वंदे भारत थी, 41 वंदे भारत हो गई। रेलवे पटरी 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर हो गई। 30,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछा दी, जो जर्मनी से ज़्यादा है। और 7 एम्स थे, 23 एम्स हो गए। 16 आईएम थे, आज 23 हो गए। 12 आईआईटी थे, आज 19 हो गए। 387 मेडिकल कॉलेज से 706 हो गए। 484 यूनिवर्सिटी थी, 1100 हो गई। ये 10 साल में हो गया, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। इसीलिए कहता हूं, हमने जीएसटी भी लाए, 1 नेशन 1 टैक्स लाए। मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। अगर उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया, इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस किया, बायोफ्यूल अलायंस किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किया, तो वहीं पर योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम किया। ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब भी भारत में खुलवाया। मोदी ने जो कहा वो करके दिया, और हम जो कहते करके दिखाते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी करेंगे। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।